इनकम टैक्स और सेल टैक्स के कवानीन में जो तब्दीलियों के लिए बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया है, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा हम इनकम टैक्स का हैं जो इसमें तब्दीलियां मुतवक्का है, और फिर दूसरे हिस्से में इंशाल्लाह ताला इसको सेल टैक्स को एक्सप्लेन करेंगे। और क्योंकि ये एक लंबी वीडियो हो जाएगी और इसलिए इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड करने का सोचा है। इसलिए इसका पार्ट 1 जो होगा वो इनकम टैक्स के कवानीन के हवाले से होगा, पार्ट 2 होगा वो सेल टैक्स के हवाले से होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में इनकम टैक्स और सेल टैक्स के हवाले से कवानीन में तब्दीलियों के लिए बिल पेश किया गया है, जिसके अंदर इनकम टैक्स के कवानीन, सेल टैक्स एक्ट 1990 और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर कुछ तब्दीलियां जो है ना वो की जा रही हैं। अभी उसका बिल पेश किया गया, उसके ऊपर बहस होगी, फिर वो कानून की जो है ना वो हैसियत इख्तियार कर जाएगा। हमने इस अपनी वीडियो को दो हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की जो तब्दीलियां मुतवक्का है उनको हम डिस्कस करेंगे और उसका मुकम्मल इंफॉर्मेशन और नॉलेज आप तक पहुंचाएंगे, और उसके बाद सेकंड पार्ट में, दूसरे हिस्से में, हम सेल टैक्स एक्ट में 1990 में जो तब्दीलियां मुतवक्का है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो तब्दीलियां मुतवक्का हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से नए सेक्शंस इंसर्ट करवाए जा रहे हैं और इसके अंदर क्या क्या तब्दीलियां की जा रही हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो एक सेक्शन 114C नया सेक्शन इसके अंदर इंसर्ट किया जा रहा है कि वो बार करेगा किसी भी नॉन फाइलर को। नॉन फाइलर से मतलब ये कि जो बंदा अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता और वो एलिजिबल है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए, मतलब उसके पास एक घर है, गाड़ी है, फ्लैट है, या उसकी इनकम 6 लाख रुपए से जायद है, तो वो बंदा एलिजिबल या उसको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना लाजिम है। और अगर वो बंदा अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता तो वो उसके ऊपर कौन कौन सी पाबंदियां लगने जा रही हैं वो हम आज अपने इस वीलॉग के पहले हिस्से में उसको डिस्कस करेंगे कि वो नॉन फाइलर बंदा जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता, वो कोई भी गाड़ी नहीं परचेज कर सकता, कोई भी गाड़ी सेल नहीं कर सकता, कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता, कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता, किसी म्यूचुअल फंड में वो सिक्योरिटी एक्सचेंज में किसी किस्म का वो कारोबार, कोई लेन देन नहीं कर सकता, बैंक अकाउंट वो नहीं खोल सकता, और अगर उसका कोई बैंक अकाउंट ऑलरेडी चल रहा है तो उसके ऊपर उसका डेबिट चेक लग जाएगा। और इसके अंदर जो एक्सक्लूजन दी गई है वो सिर्फ चंद चीजों की दी गई है। इसके अंदर रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, और 800 सीसी तक जो पिकअप जो है, लोडर पिकअप्स हैं जो कारोबार के लिए इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ उन तक की हद तक छूट दी गई है। और अगर ये बंदा ये तमाम पाबंदियों की जद में कोई बंदा आ जाता है तो अगर वो रजिस्टर हो जाता है, अपना एनटीएन ले लेता है और अपनी प्रीसीडिंग ईयर की इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देता है, मतलब प्रीसीडिंग ईयर्स मींस कि वो पिछले साल की और इस साल की, करंट ईयर की, दोनों सालों की रिटर्न फाइल कर देता है, या प्रीसीडिंग ईयर की रिटर्न फाइल कर देता है। जैसे अभी जो प्रीसीडिंग ईयर बनेगा वो साल 2024 बनेगा, और अगर कोई बंदा साल 2024 की रिटर्न फाइल कर देता है तो वो 2 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर से वो जो बार है, जो रिस्ट्रिक्शन है, वो उसके ऊपर से हट जाएगी। अब इसके अंदर जो एक और चीज, जो बड़ी अहम चीज इसके अंदर है, वो ये है कि जो बंदा फाइलर होगा उसकी इमीडिएट फैमिली जिसके अंदर उसके बच्चे आ जाएंगे, उसकी बीवी आ जाएगी, उसके वालिदैन आ जाएंगे, जो बच्चे डिपेंडेंट्स होंगे उसके, जो बच्चे उसके जिनकी उम्र 25 साल से नीचे होगी, वो उसके डिपेंडेंट्स कहलाएंगे, तो वो भी फाइलर ही कंसिडर किए जाएंगे। पहले तो ये होता था ना कि अगर फर्ज किया कि कोई बिजनेसमैन है या कोई बंदा जो फाइलर है उसने कोई प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम पे करवानी है, अपनी वालदा के नाम पे करवानी, वालदैन में से किसी के नाम पे करवानी है, बच्चे के नाम पे करवानी है, गाड़ी हो, या वो कोई प्रॉपर्टी की सूरत में हो, या वो कोई बैंक की सूरत में हो कि अगर वो बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो वहां पे वो अगर ट्रांजैक्शन 50,000 रुपए से ऊपर कर रहा है तो वो नॉन फाइलर कंसिडर होता था। और अब ये किया गया है कि ये एक बहुत बड़ी हर्डल थी, तो उस हर्डल को दूर किया गया है कि उसकी जो इमीडिएट फैमिली है, उसके बच्चे जिनकी उम्र 25 साल से कम है, उसकी बीवी और उसके वालिदैन, वो भी फाइलर तस्वर किए जाएंगे, और उनके साथ भी फाइलर वाला ही सलूक होगा और उसको भी फाइलर वाले ही रेट लगेंगे। और मगर एक इसके साथ बहुत जो अहम चीज है वो ये कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जब पहली दफा अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो वो कहते हैं जी मेरा फला चीज भी डाल दो, मेरी फला चीज भी डाल दो, मेरा सोना भी डाल दो, मेरा कैश भी डाल दो। अब ये ऐसा नहीं चलेगा। अब होगा ये कि जो चीज आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में फाइल करने जा रहे
रहे हैं, डिक्लेयर करने जा रहे हैं, तो आपको उसका सोर्स साथ देना होगा। उसके लिए किसी भी वक्त सेक्शन 111 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 किसी भी वक्त आपको नोटिस आ सकता है और आपको उन सोर्स को आपको एक्सप्लेन करना होगा और आपको बताना होगा कि जी ये आपके पास पैसे या ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है या ये जो आपके पास गोल्ड है या व्हाटएवर जो भी आप डिक्लेयर करने जा रहे हैं, डिक्लेयर कर दिया है, उसको वो पूछ सकते हैं कि इसका सोर्स दें, इसकी ट्रेल दें। दूसरा इसके अंदर जो बड़ी एक अहम तब्दीली है वो ये कि सेक्शन 175A उसके अंदर जो चीज है वो नया इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके अंदर ये है कि कानून तमाम एक्सचेंज कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, बैंक्स को और इन तमाम इदारों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पाबंद करेगा कि आपने तमाम इंफॉर्मेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चाहिए होगी वो तमाम इंफॉर्मेशन बोर्ड को देने के पाबंद होंगे। ये नहीं है कि आप कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप उसके ऊपर अपना कोई सिक्योरिटी चेक का या कोई प्राइवेसी का उसके ऊपर कोई जो है ना वो एलिमेंट लेके आएंगे या उसके ऊपर बार लगाएंगे। अब ऐसा नहीं है, ये कानून के अंदर इस चीज को एक लीगल कवर दे दिया गया है कि बोर्ड या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सेल टैक्स जो है ना एक्ट के तहत इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी से और बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर करेगा, जिस किस्म की इंफॉर्मेशन रिक्वायर करेगा, वो तमाम बैंक्स या सिक्योरिटी एक्सचेंज या फाइनेंशियल इदारे जो है वो गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को देने के पाबंद होंगे। तीसरा इसके अंदर सेक्शन 216 और उसके अंदर एक नई क्लास BA और सेक्शन 222 में कुछ चीजें जो वो इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। वो एक तो ये है कि ऑडिट के लिए थर्ड पार्टी होगी और थर्ड पार्टी में जो सेक्शन 216 BA है उसके अंदर उनसे एक बयान हल्फी लिया जाएगा कि वो न्यूट्रल रहेंगे और इस किस्म का। और सेक्शन 222 में जो है अपॉइंटमेंट है वो ऑडिट के लिए जो क्योंकि बहुत सारी इस वक्त जहाँ पे भी बात होती है वहां पे बात होती है कि डिपार्टमेंट की कैपेसिटी नहीं है, डिपार्टमेंट ये कर नहीं सकता। और इसमें इसके अंदर बहुत हद तक हकीकत भी है कि डिपार्टमेंट की कैपेसिटी नहीं है, डिपार्टमेंट रेवेन्यू कलेक्शन नहीं कर सकता, डिपार्टमेंट ऑडिट को मुकम्मल तरीके से वो नहीं उसको परफॉर्म कर सकता ऑडिट की प्रोसीडिंग्स को। और एक बड़ी मैसिव किस्म की वो फिर ऑडिट जो ऑर्डर्स हैं वो पास होते हैं, फिर वो रिपील्स में जाते हैं, लिटिगेशन का नया दरवाजा खुल जाता है। तो अब ऑडिट के लिए नई जो ऑडिट थर्ड पार्टी से ऑडिटर्स जो है ना वो हायर किए जाएंगे, वो अपॉइंट किए जाएंगे। और अभी तक इसके लिए इसके अंदर यही तब्दीलियां आई हैं। अभी ये जब तक कानून नहीं बन जाता इसके अंदर क्या चीज इसके अंदर से निकालते हैं या कोई नई चीज अगर इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम वो भी आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।